जय हिंद। दोस्तों, आज की इस बेहद कड़क युगांतकारी और अति महत्वपूर्ण सुबह भारत सरकार के सबसे बड़े प्रशासनिक गलियारों वित्त मंत्रालय, श्रम मंत्रालय और संसद भवन से एक ऐसी हिला देने वाली और चौंकाने वाली रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है जिसने देश के 78 लाख ईपीएस 95 पेंशन धारकों और करोड़ों कर्मचारियों के बीच चल रही बहस को एक बिल्कुल नए, विस्फोटक और निर्णायक मोड़ पर खड़ा कर दिया है। क्या आज का यह समय ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन और 8वें वेतन आयोग की इस लड़ाई में अब तक का सबसे बड़ा और अंतिम मोड़ साबित होने जा रहा है? क्या कमांडर अशोक रावत ने दिल्ली के मुख्य केंद्र से एक नए, सबसे आक्रामक संगीत और ऐतिहासिक राष्ट्रव्यापी आंदोलन का बिगुल बजा दिया है? और क्या संसद के भीतर सांसद सुप्रिया सुले के उस तीखे और धमाकेदार बयान ने सरकार के मंत्रियों और ईपीएफओ के बड़े बड़े अफसरों के होश पूरी तरह से उड़ा दिए हैं? अगर आप भी अब तक YouTube पर वही पुरानी बातें, वही घिसी पिटी खबरें और भ्रामक दावे सुनकर परेशान हो चुके हैं, तो अगले कुछ पल संगीत अपनी सांसें थाम कर बैठिए। आज हम भारत सेतु चैनल पर किसी बिना सिर पैर की अफवाह पर बात नहीं करेंगे, बल्कि संसद में सरकार द्वारा दिए गए आधिकारिक बयानों, सुप्रीम कोर्ट की अवमानना याचिकाओं, ओपीएस बनाम एकीकृत पेंशन योजना, यूनिफाइड पेंशन स्कीम के वित्तीय गणित और देश के ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की जायज संगीत मांगों का पूरा बेबाक, कड़वा और सच्चा लेखा जोखा आपके सामने रखने जा रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले देश के कर्मठ कर्मचारियों और हमारे सम्मानित बुजुर्ग पेंशन भोगियों से एक छोटा सा निवेदन है कि यदि आप अपने अधिकारों की इस महाक्रांति में हमारे साथ खड़े हैं और हमेशा बिना किसी मिर्च मसाले के केवल प्रामाणिक जानकारी देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दें और भारत सेतु चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे संघर्ष की गूंज को सीधे सत्ता के गलियारों में बैठे नीति निर्माताओं के कानों तक पहुंचाता है। भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं आज के उस सबसे बड़े और ऐतिहासिक धमाके की जिसने पूरे देश के पेंशन भोगी संगठनों और ईपीएफओ के प्रशासनिक गलियारों में तहलका मचा दिया है। राष्ट्रीय संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत ने आज सुबह दिल्ली से देश के नाम एक बेहद गंभीर और आक्रामक संदेश जारी करते हुए आधिकारिक रूप से एक नए और विशाल राष्ट्रव्यापी आंदोलन की घोषणा कर दी है। कमांडर अशोक रावत ने सीधे शब्दों में सरकार और ईपीएफओ प्रशासन को ललकारते हुए कहा है कि अब आश्वासनों, कमेटियों और बंद कमरों की बैठकों का दौर हमेशा के लिए समाप्त हो चुका है। सालों बीत गए, दशकों गुजर गए, लेकिन सरकार ने हमारे बुजुर्गों को केवल तारीख पर तारीख और झूठी तसल्लियां देने के अलावा कुछ नहीं दिया। अशोक रावत ने ऐलान किया है कि यदि सरकार ने संसद के चालू सत्र के दौरान ही न्यूनतम पेंशन को 1000 से बढ़ाकर 7500 करने के साथ साथ महंगाई भत्ता यानी डीए जोड़ने और मुफ्त चिकित्सा सुविधा देने का आधिकारिक गज नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, तो देश के 78 लाख पेंशन भोगी अपने परिवारों, बच्चों और नाती पोतों के साथ मिलकर दिल्ली की ओर कूच करेंगे और राजधानी का ऐसा ऐतिहासिक घेराव करेंगे जैसा आज तक स्वतंत्र भारत के इतिहास में कभी भी नहीं देखा गया। उन्होंने साफ कर दिया कि यह आंदोलन सिर्फ एक सामान्य धरना प्रदर्शन नहीं होगा, बल्कि यह देश के हर एक टोल प्लाजा, हर एक रेलवे स्टेशन, कलेक्टेट कार्यालयों और ईपीएफओ के हर एक क्षेत्रीय कार्यालय पर एक साथ शुरू होने वाला एक निर्णायक असहयोग आंदोलन होगा। अशोक रावत ने देश के सभी पेंशन भोगियों से अपील की है
कि वे अपनी लाठी और अपनी हिम्मत को संभाल कर रखें, क्योंकि अब अपने हक को छीन कर लेने का वक्त आ चुका है। और दोस्तों, कमांडर अशोक रावत की इस हुंकार को संसद के भीतर सबसे प्रचंड ताकत दी है राष्ट्रवादी नेता और सांसद सुप्रिया सुले ने। आज संसद के पटल पर ईपीएस 95 पेंशन का मुद्दा एक बार फिर से पूरी गूंज के साथ उठा। सुप्रिया सुले ने संसद में खड़े होकर श्रम मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के मंत्रियों को सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने सरकार के सामने ईपीएफओ के उस काले सच के दस्तावेज लहराते हुए एक ऐसा बड़ा और ऐतिहासिक बयान दिया जिसने पूरे सदन में सन्नाटा खींच दिया। सुप्रिया सुले ने तीखे लहजे में कहा कि जब देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों और कॉरपोरेट घरानों के लाखों करोड़ रुपए के बैंक लोन चुटकी संगीत बजाते ही बट्टे खाते में डाल दिए जाते हैं, जब मंत्रियों और सांसदों की सैलरी और पेंशन बढ़ाने के लिए बिना किसी बहस के चंद मिनटों में बिल पास कर दिया जाता है, तो फिर जिन बुजुर्गों, मजदूरों, फैक्ट्री कर्मियों और छोटे कर्मचारियों ने अपनी पूरी जिंदगी का खून पसीना बहाकर इस देश की औद्योगिक अर्थव्यवस्था का निर्माण किया, उन्हें हर महीने महज 1000 या 12 शून्य की भीख क्यों दी जा रही है? सुप्रिया सुले ने सरकार से सीधा सवाल पूछा कि क्या 1000 में आज के दौर में कोई एक हफ्ता भी अपना गुजारा कर सकता है? क्या सरकार को इन बुजुर्गों की दवाइयों, उनके राशन और उनके जीवन यापन के खर्चों का कोई अंदाजा है? उन्होंने श्रम मंत्री को चेतावनी दी कि यदि सरकार ने ईपीएस 95 के तहत 7500 प्लस डीए का नया नियम तुरंत लागू नहीं किया तो वे इस मुद्दे को केवल संसद तक सीमित नहीं रखेंगी, बल्कि देश की सर्वोच्च अदालत से लेकर सड़क तक बुजुर्गों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहेंगी। सुप्रिया सुले के इस कड़े और आक्रामक रुख ने सत्ता पक्ष के मंत्रियों के पसीने छुड़ा दिए हैं और संसद के भीतर इस मुद्दे पर भारी हंगामा देखने को मिला है। साथियों, हाल ही में संसद के पटल पर सरकार की ओर से पुरानी पेंशन योजना को लेकर भी एक बेहद स्पष्ट और बड़ा बयान सामने आया है। संसद की हालिया कार्यवाही के दौरान सरकार ने पूरी स्पष्टता के साथ यह बात रख दी है कि फिलहाल केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस को वापस बहाल करने का कोई प्रशासनिक प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। सरकार का यह रुख एकदम साफ है कि सालों पहले शुरू की गई पुरानी व्यवस्था को लागू करना देश के दीर्घकालिक वित्तीय ढांचे और खजाने के संतुलन के लिए व्यावहारिक नहीं है। पुरानी पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन का 50% हिस्सा बिना किसी व्यक्तिगत योगदान के पेंशन के रूप में मिलता था, जिसका पूरा वित्तीय बोझ सरकार और आने वाली पीढ़ियों के खजाने पर पड़ता था। सरकार का तर्क है कि जब पुरानी सरकार के नेतृत्व में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी एनपीएस की शुरुआत की गई थी तो उसका मूल उद्देश्य कर्मचारी और सरकार दोनों के संयुक्त योगदान से एक आत्मनिर्भर और टिकाऊ फंड तैयार करना था। हालांकि एनपीएस में बाजार के उतार चढ़ाव को लेकर कर्मचारियों के मन में जो चिंताएं बनी हुई थी उनको देखते संगीत हुए सरकार ने बीच का रास्ता निकालते हुए एकीकृत पेंशन योजना यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस को मंजूरी दी है। सरकार के अनुसार यह नई व्यवस्था एनपीएस की वित्तीय स्थिरता और पुरानी पेंशन योजना की सामाजिक सुरक्षा का एक संतुलित ढांचा प्रदान करती है। इसमें कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद एक निश्चित और गारंटेड पेंशन का प्रावधान किया गया है जो सीधे तौर पर बाजार के जोखिमों पर निर्भर नहीं होगी। इसके साथ ही असंगठित क्षेत्र के करोड़ों श्रमिकों के लिए अटल पेंशन योजना यानी एपीवाई को आने वाले सालों तक जारी रखने को मंजूरी दी गई है। आंकड़ों के मुताबिक इस योजना के तहत
60 वर्ष की आयु पूरी होने पर 1000 से लेकर 5000 प्रतिमाह की गारंटी न्यूनतम पेंशन का प्रावधान है और इससे अब तक 8 करोड़ 46 लाख से अधिक ग्राहक जुड़ चुके हैं, जिनमें महिलाओं की भागीदारी बेहद उत्साहजनक रही है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के माध्यम से भी निचले तबके तक सुरक्षा चक्र पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार का कहना है कि वे 8वें वेतन आयोग के माध्यम से भी कर्मचारियों की आर्थिक चिंताओं का एक सुदृढ़ समाधान तलाशने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अब आता है वह यक्ष प्रश्न जिसका उत्तर आज देश का हर ईपीएस 95 पेंशन भोगी और प्राइवेट सेक्टर का श्रमिक सरकार से पूछ रहा है। यह बात सही है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना लाई गई, असंगठित क्षेत्र के लिए अटल पेंशन योजना को विस्तार दिया गया, लेकिन उस 78 लाख ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के वर्ग का क्या जिसने अपनी पूरी जिंदगी देश के औद्योगिक विकास, कारखानों और प्राइवेट प्रतिष्ठानों में पसीना बहाकर बिता दी। क्या प्राइवेट और अर्ध सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों का बुढ़ापा सरकारी कर्मचारियों से अलग होता है? जब आप असंगठित क्षेत्र के लिए न्यूनतम गारंटेड पेंशन की बात करते हैं और सरकारी कर्मचारियों के लिए अंतिम वेतन के आधार पर निश्चित पेंशन का मॉडल लाते हैं, तो फिर ईपीएस 95 के तहत आने वाले बुजुर्गों को हर महीने महज 1000 या 1200 की नाम मात्र पेंशन पर क्यों छोड़ दिया जाता है? ईपीएफओ के भीतर चल रहे एक्चुअल वैल्यूएशन यानी पेंशन फंड के घाटे के दावों पर आज सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। ईपीएफओ प्रशासन हमेशा यह तर्क देता है कि यदि ईपीएस 95 की न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 75,500 प्लस महंगाई भत्ता और डीए कर दिया गया तो पेंशन फंड का पूरा कॉर्पस समाप्त हो जाएगा। लेकिन हकीकत यह है कि ईपीएफओ ने कर्मचारियों के पीएफ और पेंशन फंड के एक बहुत बड़े हिस्से को देश के शेयर बाजार और ईटीएफ यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स में निवेश कर रखा है। जब भारतीय शेयर बाजार ने रिकॉर्ड ऊंचाइयों को छुआ और ईपीएफओ को उस निवेश से अरबों रुपए का शुद्ध मुनाफा प्राप्त हुआ, तो फिर उस मुनाफे का लाभ देश के 78 लाख वृद्ध पेंशन भोगियों तक क्यों नहीं पहुंचा? भाइयों और बहनों, यदि आप अब तक YouTube पर ईपीएस 95 की वही पुरानी बातें, वही वादे और वही झूठे दिलासे सुन सुनकर परेशान हो चुके हैं, तो अगले कुछ पल अपनी सांसें थाम कर रखिए। आज की इस अति विशेष और विस्तृत रिपोर्ट में हम ईपीएफओ तथा श्रम मंत्रालय के उस सबसे बड़े और काले मायाजाल का खुलासा करने जा रहे हैं जिसको आज तक आपसे छिपा कर रखा गया है। क्या आपने कभी विचार किया है कि जिस धन को आपने अपनी जिंदगी के 30 साल तक दिन रात पसीना बहाकर अपने पीएफ अकाउंट में जमा किया, उसे 30 साल तक वापस लौटाने के नाम पर सरकारें तथा अधिकारी आपके सामने पैसों की कमी का बहाना क्यों बनाते हैं? क्यों सर्वोच्च अदालत के बार बार निर्देश देने के बाद भी ईपीएफओ हर दिन एक नई तकनीकी रुकावट खड़ी कर देता है? आज हम किसी पुरानी बात का जिक्र नहीं करेंगे, बल्कि आज हम उस सच्ची हकीकत को उजागर करेंगे जो सीधे आपकी जेब, आपके बुढ़ापे और आपके सम्मान से जुड़ी हुई है। भाइयों, इस समय ईपीएफओ के भीतर चल रही एक अति गोपनीय वित्तीय जांच से जो सबसे नया और हैरान करने वाला आंकड़ा निकलकर सामने आया है, वह है एक्चुअल वैल्यूएशन का झूठा गणित। ईपीएफओ के अफसर हर मंच पर जाकर यह दलील देते हैं कि यदि न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 कर दिया गया तो ईपीएस 95 का पूरा कॉर्पस फंड कुछ ही वर्षों में पूरी तरह समाप्त हो जाएगा।
लेकिन आज हम इस झूठ की बखिया उधेड़ने वाले हैं। हकीकत यह है कि ईपीएस अफो ने आपके पेंशन फंड के एक बहुत विशाल हिस्से को देश के शेयर बाजार और ईटीएफ में निवेश कर रखा है। पिछले कुछ वर्षों में जब शेयर बाजार ने रिकॉर्ड ऊंचाई छुई है, तो उस निवेश से मिलने वाला लाभ